फ्रेंड्स अभी हम लोग डेंगू फीवर के ट्रीटमेंट में ग्रेड सेकंड के ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल देख लेते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में अभी हम लोग देख लेते हैं मैनेजमेंट ऑफ ग्रेड 2 डेंगू फीवर और डेंगू हेमोरेजिक फीवर, ठीक है। फ्रेंड्स जब भी पेशेंट को समझो प्लेटलेट्स वगैरह 1 लाख से कम होते जाते हैं तो हम लोगों को कैसा इंट्रावेनस फ्लूइड्स वगैरह देना पड़ता है ऐसे केसेस में। इसलिए इंट्रावेनस फ्लूइड कौन से देने चाहिए, उसका इंडिकेशन क्या है, उसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, ये सब चीज़ें वगैरह जानना हम लोगों को जरूरी रहता है ऐसे केसेस में, ठीक है। मतलब कब देना रहता है ऐसे केसेस में, ये इंडिकेशंस वगैरह क्या क्या है, ये सब चीज़ें वगैरह हम लोगों को पता रहना जरूरी है। इसलिए हम लोग जरा से यहाँ पे कौन से कंडीशन में ये देना रहता है जरा सा देख लेते हैं, ठीक है। इफ एनी पर्सन हु हैज अ डेंगू फीवर, कब देना रहता है फ्रेंड्स वहाँ पे, जब पेशेंट को डेंगू फीवर है विथ थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, मतलब वहाँ पे प्लेटलेट काउंट्स वगैरह पेशेंट को डिक्रीज है, मतलब वहाँ पे 1 लाख से कम वगैरह प्लेटलेट है, उसके साथ साथ हीमो कॉन्सेंट्रेशन वगैरह है, मतलब वहाँ पे 20% से ज़्यादा ये हेमाटोक्राइट कॉन्सेंट्रेशन वगैरह बढ़ गया है, तो ऐसे केसेस में हम लोगों को जरा सा ये फ्लूइड्स वगैरह देना पड़ता है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। एंड इसके साथ साथ सिम्टम्स क्या दिखाता है, पेशेंट प्रेजेंट्स विद अब्डोमिनल पेन, ब्लैकेट टेरी स्टूल, मतलब वहाँ पे मलेना वगैरह है, इसके साथ साथ पेशेंट को समझो एपिस्टैक्सिस वगैरह है, या फिर वहाँ पे ब्लीडिंग फ्रॉम द गम्स वगैरह है, मतलब वहाँ पे पेशेंट को ब्लीडिंग टेंडेंसीज वगैरह दिखाई दे रही है, तो हम लोगों को जरा से ग्रेड सेकंड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल स्टार्ट करना पड़ता है, मतलब वहाँ पे इंट्रावेनस फ्लूइड्स वगैरह देनी पड़ती है ऐसे केसेस में फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। इसलिए ऐसे पेशेंट में नीड इमीडिएट हॉस्पिटलाइजेशन, ऐसे पेशेंट को जल्द से जल्द हॉस्पिटलाइज करना चाहिए, मतलब वहाँ पे एडमिट करके आईपीडी में एडमिट करना चाहिए, उसको डेली रूटीन पे जरा सा अच्छी तरह से प्रॉपर तरीके से मॉनिटरिंग करना चाहिए, उसके साथ साथ ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल भी उसके हिसाब से सेट करना चाहिए फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। सच पेशेंट्स शुड बी ऑब्जर्व फॉर साइंस ऑफ शॉक, मतलब पेशेंट डेंगू शॉक सिंड्रोम में जाना नहीं चाहिए, इसलिए पेशेंट को प्रॉपर तरीके से जरा से ऑब्जर्वेशन वगैरह अच्छी तरह से प्रॉपर तरीके से करना चाहिए ऐसे पेशेंट में फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। फ्रेंड्स यहाँ पे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल हम लोग जरा से यहाँ पे फिर आईवी फ्लूइड्स वगैरह कब देने रहते हैं, मतलब वहाँ पे कैसे कैसे देने चाहिए, ये सब चीज़ें भी अभी हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे हेमोरेजिक टेंडेंसीज है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है, ठीक है, हेमोरेजिक टेंडेंसी है, या फिर वहाँ पे थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है, हेमेटोक्राइट राइज है, या फिर वहाँ पे पल्स प्रेशर वगैरह लो है, तो इस कंडीशन में हम लोगों को जरा सा इंट्रावेनस फ्लूइड वगैरह देना पड़ता है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। हम तो प्लेटलेट 1 लाख से कम है, इसके साथ साथ हेमोरेजिक टेंडेंसीज है, हेमेटोक्राइट रेज है, पल्स प्रेशर भी लो है, यहाँ पे मतलब वहाँ पे पेशेंट हाइपरटेंशन में जा रहा है, तो मतलब यहाँ पे इंडिकेशन है कि पेशेंट के जो प्लेटलेट की लीकिंग है ना बहुत ज़्यादा हो रही है यहाँ पे। सो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोगों को एज अर्ली एज पॉसिबल इंट्रावेनस फ्लूइड्स, मतलब वहाँ पे हाइपरटेंशन वगैरह ना डेवलप हो, इसलिए अच्छी तरह से प्रॉपर तरीके से पेशेंट को हाइड्रेट करना जरूरी रहता है ऐसे केसेस में फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल कैसे कैसे सेट करना है जरा सा अभी हम लोग देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स यहाँ पे इस कंडीशन में पेशेंट को हम लोगों को आईवी फ्लूइड्स वगैरह देनी रहती है, ठीक है। फ्रेंड्स यहाँ पे आईवी फ्लूइड्स कैसे देनी रहती है जरा सा देख लेते हैं। इनिशिएट आईवी थेरेपी 6 ml पर केजी पर आवर के हिसाब से देना रहता है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल समझो हम आइडियल वेट लेते हैं पेशेंट का, समझो वहाँ पे 60 kg का एक पेशेंट है, तो 60 kg के पेशेंट को हम लोगों को जरा सा कितना फ्लूइड देना रहता है, यहाँ पे 60 × 6 करना रहता है फ्रेंड्स वहाँ पे। सो फ्रेंड्स यहाँ पे कितना है 360 ml पर आवर से हम लोगों को जरा सा फ्लूइड पेशेंट को एडमिनिस्ट्रेशन करना रहता है ऐसे केसेस में। फॉर 6 to 12 आवर्स तक के पेशेंट को जरा से और 1 to 2 आवर्स वगैरह पेशेंट को ये जरा सा देना पड़ता है अर्ली पॉसिबल, ठीक है। यहाँ पे फ्रेंड्स जरा से कैसे हम लोगों ने अभी देखा कि इनिशिएट आईवी फ्लूइड देना है, कौन सा आईवी फ्लूइड देना रहता है विथ इनिशिएट आईवी थेरेपी 6 ml पर केजी पर आवर विथ क्रिस्टलाइट सोल्यूशन, कौन सा देना रहता है फ्रेंड्स वहाँ पे क्रिस्टलाइट सोल्यूशंस वगैरह देना रहता है। फ्रेंड्स यहाँ पे क्रिस्टलाइट सॉल्यूशंस कौन से हैं यहाँ पे सच एज NaCl, क्रिस्टलाइट सॉल्यूशन में कौन से आते हैं, नॉर्मल सैलाइन आता है, रिंगर लैक्टेट आता है, इसके साथ साथ डेक्स्ट्रो शुगर DNS भी आता है, ये सब से क्रिस्टलाइट सॉल्यूशंस में आते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रीफरेबल कौन सा रहता है फ्रेंड्स वहाँ पे नॉर्मल सलाइन वगैरह आता है फ्रेंड्स वहाँ पे, ये सबसे बेस्ट जो रहता है फ्रेंड्स यहाँ पे ऐसे केसेस में नॉर्मल सलाइन अच्छी तरह से वर्क करता है, क्योंकि फ्रेंड्स NS क्या है ये वॉल्यूम एक्सपांडर माना जाता है, ठीक है। NS क्या है ये वॉल्यूम एक्सपांडर माना जाता है फ्रेंड्स ऐसे केसेस में, इसलिए हम लोगों को जरा सा ये वॉल्यूम एक्सपांडर है फ्रेंड्स वहाँ पे, इसलिए वहाँ पे NS वगैरह ये नॉर्मल सलाइन वगैरह पेशेंट को ये इन्फ्यूज करना जरूरी रहता है ऐसे केसेस में फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। ये यहाँ पे फ्रेंड्स हम लोगों को जरा सा क्रिस्टलाइट सॉल्यूशन देना रहता है, कितना देना रहता है 6 ml पर केजी पर आवर के हिसाब से हम लोगों को देना पड़ता है, मतलब वहाँ पे आइडियल 60 kg के वेट के पेशेंट को जरा सा 360 ml पर आवर से हिसाब से पेशेंट को ये 2-3 घंटे तक ये पेशेंट को फ्लूइड्स वगैरह एडमिनिस्ट्रेशन करना रहता है, और पेशेंट को जरा सा मॉनिटरिंग करना है कि पेशेंट का BP वगैरह नॉर्मल रेंज पे आया है या नहीं, उसका हेमेटोक्राइट कॉन्सेंट्रेशन वगैरह कैसा है, ये सब चीज़ें वगैरह पेशेंट को देखना जरूरी रहता है ऐसे केसेस में फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे जो कुछ भी हम लोग आईवी फ्लूइड्स वगैरह दे रहे हैं पेशेंट का सबसे मेन जो फ्रेंड्स यहाँ पे कार्डियक स्टेटस वगैरह देखना जरूरी रहता है इस केसेस में, ठीक है। इसलिए हम लोगों को कार्डियक स्टेटस वगैरह पेशेंट को जानना जरूरी है, मतलब वहाँ पे पेशेंट को कुछ ओल्ड एज है क्या, या फिर उसके कार्डियक स्टेटस एज वगैरह हिसाब से हम लोगों को जरा सा आईवी फ्लूइड्स वगैरह हम लोगों को ये देना पड़ता है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। ये जरा से देखने के बाद ही पेशेंट को फ्लूइड्स वगैरह देना पड़ता है ऐसे केसेस में।
सो फ्रेंड्स इतना हाई फ्लूइड देने के बाद समझो पेशेंट में इंप्रूवमेंट आता है कि जरा से ये देखना जरूरी है। समझो पेशेंट में इंप्रूवमेंट वगैरह आ रहा है तो पेशेंट को जो हम लोग आईवी फ्लूइड्स वगैरह दे रहे हैं, तो आईवी फ्लूइड जो 6 ml पर आवर से हम लोग ये फ्लूइड्स दे रहे हैं, ठीक है, 6 ml पर आवर से जो हम लोग फ्लूइड्स दे रहे हैं, तो ये इसको जरा सा 6 ml पर केजी पर आवर से जो फ्लूइड्स वगैरह दे रहे हैं उसको जरा सा क्वांटिटी रिड्यूस करने रहते हैं ऐसे केसेस में, ठीक है। ये रिड्यूस कितना करना है, इसको हम लोग फिर भी 3 ml पर केजी पर आवर से एनएस और आरएल फॉर 6 to 12 आवर्स तक नेक्स्ट दे सकते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग जरा से ये समझो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया वगैरह ये सब चीज़ें वगैरह डिफाइन कर लेते हैं। तो पेशेंट को सबसे पहले स्टार्टिंग में 6 ml पर केजी पर आवर के हिसाब से 1 या 2 घंटे के लिए पेशेंट को फ्लूइड इतना देना रहता है। समझो पेशेंट में इंप्रूवमेंट वगैरह आ रहा है, ये सब चीज़ें देखने के बाद समझो पेशेंट में इंप्रूवमेंट आ रहा है तो हम लोगों को जरा सा ये फ्लूइड्स वगैरह देना, फ्लूइड की क्वांटिटी जरा सा रिड्यूस करना रहता है। कितना रिड्यूस करना रहता है, 3 ml पर केजी पर आवर के हिसाब से देना रहता है। मतलब हम जो समझो हम लोग एक घंटे में 360 ml पेशेंट को फ्लूइड दे रहे तो हम लोगों को ये इंप्रूवमेंट वगैरह आने के बाद पेशेंट को कितना रहता है 330 ml वगैरह या फिर 340 ml वगैरह पर आवर के हिसाब से ये पेशेंट को जरा सा फ्लूइड वगैरह के हिसाब से नेक्स्ट 6 to 12 आवर्स तक के पेशेंट को जरा सा फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन करना रहता है, ठीक है। ये सब चीज़ें वगैरह है ना फ्रेंड्स, यहाँ पे जो कितना फ्लूइड देना है, कितना फ्लूइड वगैरह जरा सा यहाँ पे रिड्यूस करना है, ये सब चीज़ें वगैरह हम लोगों को जरा सा जितना हम लोग प्रैक्टिकली पेशेंट देखेंगे, जितना हम प्रैक्टिकली पेशेंट को देखेंगे, ये सब चीज़ें वगैरह हम लोगों को जरा सा ये कितना है, ये हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से हम लोगों को धीरे धीरे आता है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। इसलिए इतना समझ लेना कि पेशेंट जब भी हम लोग थ्रोम्बोसाइटोपेनिया या फिर हीमो कॉन्सेंट्रेशन वगैरह बढ़ जाता है, एसिडिटी की वैल्यू वगैरह बढ़ जाती है, हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा कम होती है, पेशेंट को हम लोग एडमिट करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट को सबसे पहले स्टार्टिंग में 6 ml पर केजी पर हिसाब से हम लोगों को पर ml के हिसाब से हम लोगों को जरा से फ्लूइड वगैरह एडमिनिस्ट्रेशन करने पड़ते हैं, कितना 1 से 2 घंटे के लिए। बाद में पेशेंट को जो इंप्रूवमेंट वगैरह आ रहा है तो पेशेंट को जो क्वांटिटी है धीरे धीरे रिड्यूस करनी है फ्लूइड की। कितना रिड्यूस करना है, 3 ml पर केजी पर आवर के हिसाब से हम लोगों को जरा से रिड्यूस करना रहता है ऐसे केसेस में फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। समझो यहाँ पे समझो इंप्रूवमेंट वगैरह पेशेंट में नहीं है, समझो यहाँ पे हम लोग 6 ml पर केजी पर आवर के हिसाब से 1 से 2 घंटे के लिए हम लोग फ्लूइड्स वगैरह देते हैं, फिर भी पेशेंट में जितना इंप्रूवमेंट चाहिए उतना इंप्रूवमेंट नहीं है, तो हम लोगों को जरा सा समझो इंप्रूवमेंट वगैरह पेशेंट में नहीं है तो पेशेंट को जरा आईवी फ्लूइड्स की क्वांटिटी हम लोगों को जरा सा बढ़ानी रहती है फ्रेंड्स वहाँ पे। जो कुछ भी हम लोग क्रिस्टलाइट सॉल्यूशंस वगैरह दे रहे हैं, समझो यहाँ पे NaCl वगैरह दे रहे हैं, उसकी क्वांटिटी जरा सा बढ़ानी है हम लोगों को, ठीक है। इनकी क्वांटिटी कितना बढ़ानी है, 10 ml पर केजी पर आवर के हिसाब से फिर से 2 घंटे के लिए फ्लूइड्स वगैरह हम लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन करना रहता है, ठीक है। मतलब वहाँ पे पेशेंट 60 kg के वेट के पेशेंट के लिए 600 ml पर आवर के हिसाब से हम लोगों को जरा से फ्लूइड फिर से एडमिनिस्ट्रेशन करना रहता है। मतलब वहाँ पे पेशेंट को हम लोगों को 2 घंटे में कम से कम 1 लीटर तक फ्लूइड वगैरह पेशेंट को देना रहता है जैसे केसेस में फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। ये समझो फ्लूइड इतना एडमिनिस्ट्रेशन करने के बाद फिर से पेशेंट को इवेलुएट करना रहता है फ्रेंड्स वहाँ पे कि पेशेंट में इंप्रूवमेंट वगैरह आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। समझो पेशेंट में समझो इतना सब करने के बाद पेशेंट समझो इंप्रूवमेंट वगैरह आ रही है तो ये 3 ml जो हम लोग दे रहे हैं इसको भी फ्रेंड्स वहाँ पे जरा से इंप्रूवमेंट समझो आ रही है तो पेशेंट को जो आईवी है जो डिसकंटिन्यू करना है आफ्टर 24 आवर्स, ठीक है। मतलब यहाँ पे अच्छी तरह से पेशेंट को हाइड्रेट वगैरह करने के बाद हम लोग ये पेशेंट को समझो हेमेटोक्राइट कॉन्सेंट्रेशन वगैरह नॉर्मल रेंज पे आता है, प्लेटलेट भी जरा सा इंप्रूवमेंट वगैरह दिख रहा है, ऐसे केसेस में हम लोग जरा से आईवी वगैरह डिसकंटिन्यू कर सकते हैं, कितना का भी आफ्टर 24 आवर्स जरा सा वॉच करने के बाद हम लोग ये फ्लूइड्स वगैरह डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो हम लोग धीरे धीरे पेशेंट को हाइड्रेट वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन पेशेंट को जो ओरल हाइड्रेशन वगैरह है ये सब चीज़ें भी पेशेंट को समझो कम से कम ये 3 से 4 लीटर तक के पेशेंट को ओरल हाइड्रेशन भी पेशेंट को एडवाइस करना रहता है ऐसे केसेस में फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। अभी हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे समझो हम लोग जो इंक्रीज डोज कर रहे थे NaCl वगैरह 10 ml पर केजी पर आवर के हिसाब से हम लोग 2 घंटे के लिए देते हैं, समझो इससे भी करने के बाद भी समझो पेशेंट में इंप्रूवमेंट वगैरह नहीं है तो हम लोग जरा सा वाइटल साइंस वगैरह समझो अनस्टेबल लगती है तो जरा सा और हमें आगे सोचना पड़ता है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। या फिर वहाँ पे समझो पेशेंट को 10 ml पर केजी पर आवर के हिसाब से समझो फ्लूइड्स वगैरह देते हैं तो ऐसे केसेस में समझो पेशेंट में इंप्रूवमेंट वगैरह आती है तो हम लोगों को जरा सा धीरे धीरे पेशेंट को जो है आईवी फ्लूइड्स वगैरह रिड्यूस करने रहते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे। जैसे कि हम लोग 10 ml पर केजी पर आवर दे रहे थे उसके बाद में हम लोग जरा सा ये फ्लूइड की क्वांटिटी कम करनी है, मतलब वहाँ पे 6 ml पर केजी पर आवर के हिसाब से हम लोग जरा सा रिड्यूस करना रहता है। और समझो वहाँ पे फर्दर और वहाँ पे समझो इंप्रूवमेंट वगैरह दिख रहा है पेशेंट में तो पेशेंट में धीरे धीरे जो है हम लोग फ्लूइड की क्वांटिटी दे रहे हैं ना, फ्लूइड की क्वांटिटी धीरे धीरे कम करना चाहिए क्योंकि फ्रेंड्स क्या होता है ओवर हाइड्रेशन वगैरह करके तो पेशेंट कैसे फ्लूइड ओवरलोड पे भी चले जा सकता है। इसलिए जरा सा जो कुछ भी हम लोग जरा सा फ्लूइड वगैरह ये मैनेजमेंट कर रहे हैं ये जरा सा हम लोगों को देखना पड़ता है कि पेशेंट फ्लूइड ओवरलोड में तो नहीं जा रहा है, फ्लूइड लिफ्रिजन वगैरह पेशेंट को बैठा है क्या, ये सब चीज़ें वगैरह पेशेंट को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस तो नहीं है, ये सब चीज़ें वगैरह देख के हम लोगों को जरा सा फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह करना रहता है। इसलिए पेशेंट में इंप्रूवमेंट वगैरह आता है तो धीरे धीरे पेशेंट को क्या रहता है फिर वहाँ पे जरा से जो कुछ भी हम लोग फ्लूइड क्वांटिटी वगैरह ये बढ़ा रहे तो ऐसे केसेस में हम लोग जरा से कितना ये जरा सा फ्लूइड क्वांटिटी वगैरह धीरे धीरे ये रिड्यूस करना रहता है ऐसे केसेस में फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है।
सो फ्रेंड्स यहाँ पे समझो फ्लूइड वगैरह पेशेंट को समझो अच्छे तरह से इंप्रूवमेंट वगैरह आ रहा है, तो यह फ्लूइड क्वांटिटी जो है हम लोग ये डिसकंटिन्यू कर सकते हैं आफ्टर 20 to 48 आवर्स के बाद में हम लोग ये डिसकंटिन्यू कर सकते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। बाद में समझो इतना करने के बाद भी समझो पेशेंट में इंप्रूवमेंट वगैरह नहीं है, तो हम लोग सब वाइटल साइंस वगैरह समझो अनस्टेबल लगते हैं, मतलब वहाँ पे समझो टैकीकार्डिया वगैरह है, समझो वहाँ पे टैकीकार्डिया है, ब्लड प्रेशर जो है ब्लड प्रेशर भी पेशेंट समझो हाइपोटेंशन में चले जा रहा है, इसके साथ साथ हेमेटोक्राइट कॉन्सेंट्रेशन भी जरा समझो वहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, मतलब वहाँ पे पेशेंट को ब्लीडिंग वगैरह हो रही है, इसके साथ साथ प्लेटलेट भी डिक्रीज हो रहे हैं। तो फिर यहाँ पे क्या होता है, ये डेंगू शॉक सिंड्रोम के अर्ली साइंस वगैरह है, ठीक है, मतलब पेशेंट में हाइपोटेंशन हो रहा है, इसके साथ साथ पेशेंट को टैकीकार्डिया वगैरह डेवलप हो रहा है, तो ये अर्ली साइन है कि फ्रेंड्स वहाँ पे डेंगू शॉक सिंड्रोम में पेशेंट चला जा रहा है। तो हम लोग जरा सा अर्ली वहाँ पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन या फिर वहाँ पे हेमेटोक्राइट जो है ये बढ़ाने के लिए वहाँ पे जरा सा समझो वहाँ पे एज अर्ली एज पॉसिबल जरा सा हम लोग को कोलाइड सोल्यूशन भी यूज़ करने पड़ते हैं। सो फ्रेंड्स यहाँ पे कोलाइड सोल्यूशन वगैरह कैसे कैसे वर्क करते हैं जरा सा देख लेते हैं, ठीक है। समझो पेशेंट अच्छे तरह से स्टेबल होता है तो हम लोग ये डिसकंटिन्यू कर सकते हैं कि यहाँ पे जो फ्लूइड्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं हम लोग ये डिसकंटिन्यू कर सकते हैं 24 या फिर 48 आवर्स के बाद में वगैरह। ये सब करने के बाद भी पेशेंट में समझो इंप्रूवमेंट वगैरह नहीं है, तो ऐसे केसेस में फ्रेंड्स वहाँ पे जरा सा हम लोगों को ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जरा सा चेंज करना पड़ता है फ्रेंड्स वहाँ पे, इसलिए जरा सा हेमेटोक्राइट कॉन्सेंट्रेशन भी जरा सा हम लोगों को देखना जरूरी रहता है। समझो वहाँ पे एचसीटी काउंट्स वगैरह रेज है, ये इंडिकेट क्या करता है फ्रेंड्स वहाँ पे एचसीटी काउंट्स भी अभी भी रेज है, इसलिए इंडिकेट ये करता है कि प्लेटलेट अभी भी वहाँ पे ऊजिंग है, ठीक है। या फिर समझो वहाँ पे हेमेटोक्राइट फॉल्स मतलब वहाँ पे हेमेटोक्राइट डिक्रीज हो रही है, तो हेमेटोक्राइट डिक्रीज हो रही थी ये क्या इंडिकेशन है फ्रेंड्स वहाँ पे कि हमारे बॉडी में से कहीं से ब्लीडिंग वगैरह होना स्टार्ट हुआ है, इसलिए हेमेटोक्राइट वगैरह डिक्रीज हो रहे हैं ऐसे केसेस में। जैसे कि हम लोगों ने अभी देखा था कि फ्रेंड्स वहाँ पे डेंगू फीवर में क्या होता है, प्लेटलेट वगैरह काउंट डिक्रीज होने से हेमेटोक्राइट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे पेशेंट को समझो ब्लीडिंग वगैरह बहुत ही ज़्यादा पेशेंट सीवियर होता है, मतलब वहाँ पे पेशेंट को ब्लीडिंग वगैरह कहीं से स्टार्ट होती है, तो ऐसे केसेस में जब पेशेंट की ब्लीडिंग वगैरह स्टार्ट होती है तो पेशेंट को क्या होता है फ्रेंड्स वहाँ पे हेमेटोक्राइट कॉन्सेंट्रेशन वहाँ पे फॉल होता है, धीरे धीरे डिक्रीज होता है, तो ऐसे केसेस में हम लोगों को ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना पड़ता है, ठीक है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे जरा सा एक एक करके अभी हम लोग देख लेते हैं कि हेमेटोक्राइट रेज हुआ तो क्या कंडीशन में ट्रीटमेंट देना चाहिए और हेमेटोक्राइट फॉल होने से क्या ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल वगैरह देना चाहिए, ठीक है। लेकिन इतना समझ लेना कि यहाँ पे समझो हेमेटोक्राइट वगैरह फॉल होता है तो क्या है बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन रहती है ऐसे केसेस में, क्योंकि फ्रेंड्स वहाँ पे डेंगू के एकदम लास्ट स्टेज में क्या होता है पेशेंट को हेमेटोक्राइट वगैरह डिक्रीज होते हैं और पेशेंट को ब्लीडिंग वगैरह स्टार्ट होता है, तो ऐसे केसेस में हम लोगों को एज अर्ली एज पॉसिबल ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गया या फिर वहाँ पे प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन वगैरह एक एक करके हम लोगों को जरा सा देना पड़ता है ऐसे केसेस में फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे जरा सा हेमेटोक्राइट राइज वगैरह पेशेंट समझो ये सबसे पहले देखेंगे हेमेटोक्राइट रेज है तो सो फ्रेंड्स ये इंडिकेशन क्या है वहाँ पे अभी भी प्लेटलेट जो है डिक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे ये सब क्रिस्टलाइट सोल्यूशंस वगैरह देने के बाद भी पेशेंट को इंप्रूवमेंट वगैरह नहीं आ रहा, तो हम लोगों को क्या फ्रेंड्स वहाँ पे आईवी जो है कोलाइड सोल्यूशन देने पड़ते हैं। फ्रेंड्स ये कोलाइड सोल्यूशन और क्रिस्टलाइट सोल्यूशन में डिफरेंस क्या है जरा सा अभी हम लोग देख लेते हैं। ये कोलाइड सोल्यूशन है ना फ्रेंड्स, कोलाइड सोल्यूशन क्या करते हैं हमारे बॉडी में फ्रेंड्स वहाँ पे जो एज कम्पेयर टू क्रिस्टलाइट सोल्यूशन इसका जो वॉल्यूम है बहुत ज़्यादा मतलब वहाँ पे वॉल्यूम ग्रेटर देन रहता है, मतलब वहाँ पे जो समझो फ्लूइड्स वगैरह जो है फ्रेंड्स वहाँ पे जो कैपिलरी फ्रैगिलिटी की वजह से समझो लीक हो रहे हैं, ठीक है। ये क्रिस्टलाइट सोल्यूशन में समझो यहाँ पे लीक हो रहे हैं, तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्लोराइड्स का क्या रहता है वॉल्यूम ज़्यादा रहता है, मतलब वहाँ पे जो कोरस जो रहता है ना कैपिलरी के जो कोरस रहता है जिसमें कि फ्रेंड्स ये कैपिलरी के पोरस में से समझो प्लेटलेट्स वगैरह ये लीक हो रहे हैं, तो फ्रेंड्स ये कोलाइड्स का वॉल्यूम ज़्यादा रहने से क्या होता है फ्रेंड्स वहाँ पे उसकी साइज ज़्यादा रहने से, ठीक है। कोलाइड सोल्यूशन की समझो साइज ज़्यादा रहने से ये क्या होता है फ्रेंड्स वहाँ पे कैपिलरी में से लीक नहीं होता, ठीक है। ये क्या होता है कैपिलरी में से लीक नहीं हो पाता, इसलिए कोलाइड सोल्यूशन क्या करता है हमारे अच्छे खासे ब्लड ये क्या होता है ब्लड का एक्सपांड मतलब ये वॉल्यूम एक्सपांड करते हैं, इसलिए इसको वॉल्यूम एक्सपांडर भी कहा जाता है ऐसे केसेस में फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। इसलिए जो है वो कोलाइड्स वगैरह है ये कोलाइड्स वगैरह पे वॉल्यूम एक्सपांडर करके यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि सर्जिकल पेशेंट में जहाँ पे समझो वॉल्यूम एकदम डिप्लीट हो जाता है या फिर वहाँ पे पेशेंट समझो एकदम सडन शॉक में वगैरह चले जाता है, ऐसे शॉक के पेशेंट में वगैरह कोलाइड सोल्यूशन कई बार यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स वहाँ पे जो उसका जो पार्टिकल्स का जो साइज है साइज ग्रेटर बिगर रहता है, ठीक है। साइज इसका साइज ग्रेटर रहता है, इसलिए ब्लड वॉल्यूम में से समझो कैपिलरी में से लीक नहीं हो पाती है, ठीक है। इसलिए ब्लड का जो वॉल्यूम है बढ़ा देते हैं, इसलिए शॉक के पेशेंट में वगैरह ये कोलाइड सोल्यूशंस वगैरह यूज़ किए जाते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कोलाइड सोल्यूशन में फ्रेंड्स वहाँ पे कौन से आते हैं, यहाँ पे डेक्स्ट्रान है, जेल इन्फ्यूजन है, बहुत सारे ऐसे इन्फ्यूजन वगैरह है या फिर अल्बुमिन है, ये कोलाइड सोल्यूशन में आते हैं। लेकिन फ्रेंड्स ऐसे केसेस में जरा से डेक्स्ट्रान नाम का एक आईवी फ्लूइड आता है, ठीक है। कौन से नाम का आता है डेक्स्ट्रान 40% ये डेक्स्ट्रान पे आईवी फ्लूइड आता है फ्रेंड्स वहाँ पे मार्केट में, ये डेक्स्ट्रान 40% ये कोलाइड सोल्यूशन हम लोग ये पेशेंट को दे सकते हैं, ठीक है। ऐसे ये शॉक के पेशेंट में वगैरह ये क्या है अर्ली शॉक के पेशेंट में ये अच्छी तरह से यूज़ करता है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। सो फ्रेंड्स डेक्स्ट्रान कितना देना रहता है
40 मतलब 40 का देना रहता है डेक्स्ट्रान 40 10 ml पर केजी पर आवर के हिसाब से एक 1 आवर तक पेशेंट को देना रहता है। मतलब कम से कम एक घंटे में पेशेंट को कम से कम कितना 1 लीटर तक के फ्लूइड्स पेशेंट को जो कोलर सोल्यूशन जो है डेक्स्ट्रान पेशेंट को ऐसे शॉक के पेशेंट में देना रहता है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। इसलिए जरा सा अच्छी तरह से बीपी वगैरह भी मॉनिटरिंग करनी रहती है, हार्ट रेट वगैरह मॉनिटरिंग करनी रहती है, पेशेंट को टकीकार्डिया वगैरह हाइपोटेंशन वगैरह कितना डेवलप है, ये जरा सा कंपेयर करने से हम लोग जरा सा अच्छी तरह से ऐसे पेशेंट को जरा सा ये डेक्स्ट्रान वगैरह जो कुछ भी कोलर सोल्यूशन अच्छी तरह से पेशेंट को देना रहता है ऐसे केसेस में फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। ये जरा सा देख के जरा सा पेशेंट को जरा सा इंप्रूवमेंट वगैरह कितना होता है ये सब चीज़ें देख के हम लोगों को जरा सा ये दे सकते हैं, ठीक है। समझो पेशेंट में ये जो कोलर सोल्यूशन मतलब डेक्स्ट्रान देने से इंप्रूवमेंट वगैरह आ रही है, ठीक है, तो पेशेंट को जरा सा कोलर सोल्यूशन सिर्फ 1 घंटे के लिए देना रहता है, मतलब यहाँ पे शॉर्ट पीरियड के लिए ही देना रहता है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे ब्लड वॉल्यूम बहुत ज़्यादा वहाँ पे बढ़ जाता है। तो ऐसी कंडीशन में जरा सा हम लोगों को जरा सा पेशेंट में इंप्रूवमेंट वगैरह है तो कोलर सोल्यूशन वगैरह स्टॉप करके हम लोगों को फिर से ये क्रिस्टलाइज सोल्यूशन पे पेशेंट को शिफ्ट करना रहता है ऐसे केसेस में, ठीक है। ये क्रिस्टलाइज सोल्यूशन भी पेशेंट को रिड्यूस धीरे धीरे उसका फ्लो भी रिड्यूस करना है, 10 ml पर केजी पर आवर से 6 ml पर केजी पर आवर तक देना रहता है। जैसे जैसे पेशेंट में इंप्रूवमेंट आता है वैसे वैसे पेशेंट की क्वांटिटी वगैरह है फ्लूइड की वो धीरे धीरे कम करनी है, मतलब हमें 6 ml to 3 ml करना रहता है। बाद में पेशेंट को जरा सा ये सब चीज़ें वगैरह देखने के बाद जरा सा पेशेंट को कैसा रहता है ये इंप्रूवमेंट वगैरह देखने के बाद पेशेंट को धीरे धीरे हम लोग ये डिसकंटिन्यू कर सकते हैं फ्लूइड वगैरह, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इतना ध्यान में रखना कि फिर जैसे कि हम लोग ये कोलर सोल्यूशंस वगैरह दे रहे मतलब डेक्स्ट्रान वगैरह दे रहे ये घंटे के लिए देना रहता है। जैसे जैसे पेशेंट में इंप्रूवमेंट वगैरह आती है तो वैसे वैसे धीरे धीरे पेशेंट को क्या करना रहता है फिर वहाँ पे क्रिस्टलाइज सोल्यूशन पे शिफ्ट करना रहता है, ठीक है। इसलिए क्रिस्टलाइज सोल्यूशन पे शिफ्ट करने के बाद भी जैसे पेशेंट का जो हम लोग जो वॉल्यूम की क्वांटिटी है वो भी धीरे धीरे कम करनी रहती है, ठीक है। ये जरा सा चार्ट वगैरह है ना अच्छी तरह से देख लेना जरा सा समझने के लिए, ये रिपीटेशन जरा सा 2-3 बार देखने के बाद हम लोगों को अच्छी तरह से समझ में आएगा कि क्रिस्टलाइज सोल्यूशन कब देना है, कोलर सोल्यूशन वगैरह कब देना है पेशेंट में फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। इसलिए पेशेंट को इंप्रूवमेंट वगैरह देखने के बाद पेशेंट को जब हम लोग फ्लूइड्स वगैरह दे रहे उसकी भी क्वांटिटी धीरे धीरे देने रहते हैं ऐसे केसेस में, ठीक है। बाद में आफ्टर 24 आवर्स या फिर 48 आवर्स में फ्लूइड्स वगैरह डिसकंटिन्यू कर सकते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। इसके बाद में इंप्रूवमेंट साइन क्या है वहाँ पे जरा सा वाइटल साइंस वगैरह क्या है ये भी चीज़ें हम लोग एक एक करके धीरे धीरे देखेंगे। लेकिन जरा सा अभी हम लोग एक पार्ट और देख लेते हैं जिसके हम लोगों ने अभी देखा था कि हेमाटोक्राइट रेज होने के बाद हम लोगों को फ्लूइड्स वगैरह क्या देना चाहिए ये हम लोगों ने अभी देखा। अभी हम लोग देख लेते हैं कि समझो पेशेंट में ब्लीडिंग वगैरह स्टार्ट होती है, ये क्या था फ्रेंड्स वहाँ पे डेंगू समझो शॉक सिंड्रोम में जाता है, तो इस तरीके से हम लोगों को जरा सा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल सेट करना रहता है। क्योंकि समझो अभी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि पेशेंट को समझो डेंगू हेमोरेजिक फीवर है तो क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए। समझो पेशेंट को ब्लीडिंग वगैरह स्टार्ट हो रही है तो फ्रेंड्स यहाँ पे जैसे कि मैंने अभी बोला कि हेमाटोक्राइट्स जो है फॉल होते हैं, मतलब वहाँ पे हेमाटोक्राइट वगैरह डिक्रीज हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पे ब्लीडिंग वगैरह हो रही है, मतलब आरबीसीज वगैरह वहाँ पे कम हो रहे हैं तो ऑटोमेटिकली हेमाटोक्राइट भी वहाँ पे धीरे धीरे कम होते हैं। तो ऐसे केसेस में हम लोगों को जरा सा ब्लड ट्रांसफ्यूजन वगैरह देना रहता है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। फ्रेंड्स यहाँ पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन के साथ साथ हम लोगों को जरा सा मैक्सिमम टाइम में हम लोग यहाँ पे प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन देते हैं उसे पेशेंट में, ठीक है। फ्रेंड्स यहाँ पे प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन वगैरह दे रहे तो जरा सा हम लोगों को प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन देते हैं तो जरा सा हम लोगों को जरा सा प्लेटलेट के बारे में जानना जरूरी है ऐसे केसेस में फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग आउटसाइड से समझो प्लेटलेट्स वगैरह इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पे प्लेटलेट्स की नॉर्मल वैल्यू कितनी है या फिर वहाँ पे समझो प्लेटलेट के कितने टाइप्स वगैरह रहते हैं ये सब चीज़ें वगैरह जानना यहाँ पे जरूरी है। इसलिए सबसे पहले अभी हम लोग प्लेटलेट के बारे में जरा सा इन शॉर्ट में देख लेते हैं क्योंकि फ्रेंड्स हम लोगों को कई लोगों को पता नहीं है कि फ्रेश फ्लोजन प्लाज्मा क्या रहता है, आरडीपी क्या है, एचडीपी क्या है, क्रायो क्या है, ये सब चीज़ें वगैरह हमें जानना जरूरी है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। फ्रेंड्स यहाँ पे जरा सा प्लेटलेट के नॉर्मल रेंज सबसे पहले देख लेते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे डेंगू फीवर में पेशेंट को जो है प्लेटलेट वगैरह ग्रेटर देन 1.5 लाख तक चाहिए फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। समझो नॉर्मल पेशेंट के प्लेटलेट कितने रहते हैं ग्रेटर देन 1.5 लाख, तो यहाँ पे 3.5 लाख तक भी ये नॉर्मल रेंज है प्लेटलेट की, ठीक है। कितना है नॉर्मल रेंज में यहाँ पे प्लेटलेट की, फिर यहाँ पे 1.5 लाख तो 3.5 लाख। हमें डेंगू फीवर में पेशेंट का प्लेटलेट वगैरह जो है 1.5 लाख से जरा सा आप ज़्यादा मेंटेन करने रहते हैं ऐसे केसेस में फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। ये भी मोटो ध्यान में रखना। अभी हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे प्लेटलेट्स के टाइप्स देख लेते हैं, ठीक है। ये सब जो प्लेटलेट है प्लेटलेट के टाइप्स कौन से जरा सा हम लोगों को पता रहना जरूरी है। उसके हिसाब से फ्रेंड्स हम लोग एक एक करके देखेंगे कि वहाँ पे उसका कॉस्ट क्या है, इसको यूजेस वगैरह क्या है, एक एक करके हम लोग धीरे धीरे देख लेते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे पहले अभी हम लोग प्लेटलेट के टाइप में देख लेते हैं कौन से यहाँ पे फ्रेंड्स आता है सबसे पहले एफएफपी मतलब क्या रहता है फ्रेंड्स वहाँ पे फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, ठीक है। एफएफपी मतलब क्या है फ्रेंड्स वहाँ पे फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। बाद में आता है फ्रेंड्स वहाँ पे सेकंड नंबर पे आरडीपी, ठीक है। क्या आता है फ्रेंड्स वहाँ पे सेकंड नंबर पे आरडीपी, ठीक है। सेकंड नंबर पे क्या आता है फ्रेंड्स वहाँ पे सॉरी